अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज हम बात करेंगे थोड़े से जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनकी कारकर्दगी पे, और किस तरह जो है उनके कुछ बयानात हैं, फिर उनके कुछ मुकालमात हैं, कुछ बातें हैं जो वो मीडिया से करते हैं या अदरवाइज़, और वो किस तरह हुकूमत के लिए हजीमत का बायस जो है वो बनती जा रही हैं। इसमें कुछ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। पहले जो है IG इस्लामाबाद और चीफ जस्टिस के दरमियान आज मुकालमा हुआ है और थोड़ा बरहमी का इजहार भी किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक क्या किया है उस मामले का। जो पहले बात की गई थी भैंसों के बारे में कि वो ट्रेसपास करके वहां चली गई थी, वो बात भी अभी तक प्रूव नहीं हो चुकी। फिर उन्होंने कहा कि वो बड़ा आदमी है, शायद इसीलिए जो है नरमी इख्तियार की जा रही है। फोन का उन्होंने पूछा कि ये फोन फिर किसने किया था, जिसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि हमने बनाई थी, एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी हुई थी इसकी, और उसके लिहाज से जो है जो FIR कटी थी उसमें से जो लोग कसूरवार नहीं थे उनका नाम जो है वो निकाल दिया गया है। लेकिन ओवरऑल जिस्ट जो है वो बात का यही था कि अभी तक मामला कहीं तक पहुंचा नहीं है, और अब इशारा जो है वो 62(1)F की तरफ भी किया जा रहा है, और ये भी पूछा जा रहा है कि अभी तक वो ओहदा उनके पास क्यों है, अभी तक रिजिग्नेशन जो है वो सामने क्यों नहीं आई है। फिर अगर डेकोरम की बात की जाए तो वो भी जो ट्रिप टू टर्की था उसके अंदर जो है डेकोरम पर बात हुई, जिसमें स्पेशली जुल्फी बुखारी का जो है नाम सामने है, इसमें वो फोन पे नजर आ रहे हैं गालिबन बात करते हुए। फिर फयाजुल हसन चौहान का जो है वो आपको शॉर्ट भी सुनाते हैं, और वो ज़रा पहले देखिए, उसके बाद वापस आएंगे और फिर आपको बताते हैं कि स्पेशली जो एक इंटरेक्शन है, जिस तरह पहले फैसल वाडा का जो है वो एक इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, जिसके अंदर उन्हें गुफ्तगू करने की कोशिश की, कुछ अनबन हो गई, नाराज़गी हो गई, और आज फिर एक सवाल किया गया जिसके ऊपर क्या रिएक्शन था फयाजुल हसन चौहान का, ये देखिए और फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी ज़मीर साहब, पहले मुझे बताइए, यहाँ पर जो सवाल है वो शायद ये था कि आपने एक वादा किया था कि मदीना की रियासत की तरह जो है एग्जेम्पलरी रियासत यहाँ पाकिस्तान को बनाया जाएगा, और अभी तक जो हो रहा है वो शायद उसके बरक्स है या उस तरह नहीं हो रहा। ये सवाल जो है किया गया, जिस पर उन्होंने आगे से ये रिएक्शन दिया। आपको क्या लगता है ये मतलब एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन है? वाकई जर्नलिस्ट को शायद ये सवाल नहीं करना चाहिए था। नहीं, देखें, वैसे सुंदस मुझे नहीं समझ आती कि ये फयाजुल हसन चौहान साहब को हुआ क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था और इनके अलाइड को कोट किया। उन्होंने कहा कि जी अमीर जमात इस्लामी जो सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने खुद भी जमात इस्लामी में रहे, बिल्कुल, ये खुद भी जमात इस्लामी, और इसीलिए तो आज गए हुए हैं जी अपना उनकी बरसी पे, क्या नाम है, काजी हुसैन अहमद साहब की बरसी पे, और उनका एक स्टेचर था काजी हुसैन अहमद साहब की, क्या बात थी। वैसे जमात इस्लामी के मैंने बहुत सारे लीडर्स देखे, लेकिन वो बड़ा एनलाइटेंड और पढ़े लिखे आदमी थे, और ये खुद भी फयाजुल हसन चौहान साहब बेसिकली जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट और बड़े मतलब उनके रहनुमा रहे हैं। अब उस क्वेश्चन सिर्फ ये था कि जी अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि जो आपने वादे किए थे कि रियासत होगी मदीने जैसी, उसका क्या बना, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो वो इतने पे भड़क पड़े कि शर्म करनी चाहिए। ओ भाई, इसमें शर्म क्या? और फिर आप कह रहे हैं कि जी मैं बरसी पे आया हूं तो इस तरह का सवाल नहीं होना चाहिए। आप एक पब्लिक फिगर हैं, यू आर द स्पोक्समैन फॉर द पंजाब गवर्नमेंट। आपसे सवाल नहीं करेगा सहाफी तो किससे करेगा? आपको जवाब देना बनता था, ये जवाब नहीं था। अब आप इस तरह के जवाब देके तो आप कंसीड कर रहे हैं ना कि हाँ जी हम कुछ नहीं कर सके। कहते हैं मीडिया को ये सोचना चाहिए कि वो कॉन्ट्रडिक्शन ना पैदा करे। आपको लगता है मीडिया कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं? ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है भाई? देखिए ना, इन्हीं की क्लेम्स हैं, उन्हीं के क्लेम्स उनको याद कराए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इस किस्म का जवाब देंगे तो ये तो साबित हो गया कि आप फेल हो गए हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। आप फेल हो गए हैं, आप डिफेंसिव हो गए हैं, और आप मीडिया को अब शर्म दिला रहे हैं कि इस किस्म के सवालात ना किया गया। तो भाईजान, आप सवालात लिख के दे दें फिर। क्या आप सवाल लिख के भेजा करें कि जी मैं आज प्रेस टॉक करूंगा और ये सवालात होंगे, और वो जिस तरह एक जमाने में शाम साहब आपको याद है हुआ करता था कि वो चंद एक चहीते साफियों को बाकायदा क्वेश्चन फीड कर दिए जाते थे। नहीं, क्वेश्चंस फीड कर दिए जाते थे। ये हमने देखा, हेलीकॉप्टर ग्रुप भी था, हेलीकॉप्टर ग्रुप भी था। PID में हमने देखा है कि बाकायदा उनका फिर नाम लिया जाता था कि भाईजान आप सवाल करें, और फिर वो बाकायदा एक लिखा पढ़ा क्वेश्चन होता था जो वो करते थे। तो ये अगर ये चाहते हैं तो माजरत से अब ये वो मीडिया नहीं रहा, वो एक जमाना खत्म हो गया। अब मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और वो हर किस्म का सवाल करेगा, उठाएगा, और आपको जवाब देना होगा। आप सिर्फ मीडिया को ये शर्म दिलाने वाली बात करके आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। अब आप नहीं जवाब देंगे तो बाकी लोगों से सवालात होते रहेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी यही कारकर्दगी रही फयाजुल हसन चौहान साहब, तो माजरत से
मीडिया आपका बॉयकॉट कर जाएगा, मीडिया आपकी प्रेस टॉक्स नहीं अटेंड करेगा, आपकी प्रेस ब्रीफिंग्स नहीं अटेंड करेगा। इसमें नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा। अब ये इस किस्म का इनको मुझे नहीं समझ आती। अच्छा जमीर साहब, मैं यहाँ पे ये ऐड भी करना चाहूंगी, एहतशाम साहब आप भी प्लीज मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। लेकिन स्पेशली अगर यहाँ पर फैजुल हसन चौहान साहब की बात की जाए और उनकी जो हिस्ट्री है ऑफ बयानात और उसके अंदर जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव होता है या जिस तरह की वो जो है बातचीत करते हैं, तो वो तो वैसे ही मतलब सही नहीं लग रही होती। जो मतलब आपने एक डेकोरम तो अलग बात, पब्लिक फिगर हो के जब आप पूरी दुनिया आपको सुन रही है, तो आई थिंक सो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आप क्या बात कर रहे हैं। उसमें तो बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो उन्होंने की हैं। देखिए सुंदर, मैं इसका जवाब थोड़ा सा दो तरह से दूंगा जी। देखिए 5.5 महीने हो चुके हैं ज़मीर इनकी हुकूमत को आए हुए। जो प्लसेस हैं अगरचे कम है लेकिन बहुत बड़े हैं। मतलब एक्सटर्नल फ्रंट पे हम देखते हैं कि जिस तरह इक़्तिसादी डिप्लोमेसी कामयाब रही है इनकी, कामयाब और पैसा जिस तरीके से हमें मिला है, $6 बिलियन हमें सऊदी अरब से, $12.2 बिलियन UAE से, इसमें डेफर्ड पेमेंट पे तेल भी है, $2 बिलियन चाइना से। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का कि उसने इस मुल्क को ये डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम है खबर गरम है, लेकिन लगता है माहौल हर तरफ गरम है। अब सवाल ये है कि लोग कारकर्दगी तो बात करेंगे ना ज़मीर। अब जिस तरीके से 3-4 लोगों का मुसलसल नाम आ रहा है, आज फयाजुल्लाह को उसमें टॉप पे चले गए हैं, आज़म सवाती साहब हैं, फ़ारूक सलीम साहब हैं, उसके बाद रज़ाक दाऊद साहब हैं। अब लोग इनके बारे में बातें करेंगे। मीडिया से अगर कोई ये तवक्को करता है, मुझे एक साहब कह रहे थे कि जी आप जब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं आई थी आपने बड़ा सपोर्ट किया। मैंने कहा हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, इमरान को इसलिए सपोर्ट किया एंड ब्लॉक सब लोगों ने किया कि ही इज़ अ क्लीन मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, और लोगों की तवज्जो इस तरफ है कि शायद मुल्क की किस्मत बदले। And everybody agrees with his ideology, बिल्कुल। दूसरी तरफ अब यह है कि 5.5 महीने हो गए जब आप नहीं आते, आपकी तरफ लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जी कोई आप अपना कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा दें, वो नहीं दे पाते, फिर इख्तलाफात पैदा होते हैं, फिर खबरें भी आती हैं। लेकिन दूसरी बात जो है, दूसरा पार्ट इसका ये है कि ये झुंझलाहट है। जिस तरीके से आज फयाजुल हसन चौहान ने जवाब दिए, इनके पार्ट पे झुंझलाहट है। भाई एक तो ये कि आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरा ख्याल है कोई दिन नहीं जाता, फवाद साहब हों, ये हों, बाकी लोग हों, अच्छी बात है, आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। मेरा ख्याल है आपके कारकर्दगी को लोग जानना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करके कि आपसे सख्त सवाल पूछा जाए, भाई मदीना की रियासत की बात तो हर जगह इमरान खान साहब से सवाल पूछा जाता है, वो बड़ा अच्छा जवाब भी देते हैं इस बारे में, वो बताते हैं अपना विजन क्या है। भाई आपका अगर अपने लीडर का विजन कैरी नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा, फिर आप इस तरह की एम्बेरसमेंट अपनी लिए लेके आएंगे। इस तरह फैसल वाडा साहब ने भी 4 दिन पहले इस तरह डॉन के रिपोर्टर के साथ किया था। मेरा ख्याल है ये चीज़ें जो है ना काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। बेहतर यही है कि आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, आपके जो प्लसेस हैं उनको अवाम में लेके आएँ, लोग उसको फॉरन एंगेज डिस्कस करें, ताकि बाकी वक्त जो है ना आपका अच्छा गुजरे। 5.5 महीने में इतना क्रिटिसिज्म क्यों आया, इस पर देखने की ज़रूरत है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करेंगे, झुंझलाहट का मुजाहरा, फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा करेंगे, तो मेरा ख्याल आपके लिए मुश्किल। अच्छी रिफ्लेक्शन। अच्छा, आपने कहा लीडर का विजन कैरी करने की अगर बात होती है, तो इस तरह की जो जब केसेस चल पड़ते हैं, जिस तरह अभी हम बात करते हैं आजम स्वाति की, और उसके बाद आपको नहीं लगता कि लीडर का विजन तो आप कैरी कर रहे हैं, आप साथ साथ पार्टी का भी, और आगे एक ओहदे पे होना और साथ साथ इस तरह की जो है बात चलना, दिस इज नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट, नॉट गुड फॉर द पार्टी। अब और चीफ जस्टिस ने जो सवालात किए वो भी बहुत बजा है। देखें बजा भी हैं, और जिस तरीके से इसको डिले किया गया, ज़मीर आपको भी पता है, सुंदर साहब को भी पता है, और मुझे सबको पता है कि किन बुनियादों पर डिले किया गया। किस तरीके से आईजी को तब्दील करने की बात हुई इस्लामाबाद से, फिर तब्दीली की वापसी का कहा गया, जिस तरीके से आज भी भरम आईजी के हवाले से चीफ जस्टिस साहब हुए हैं। भाई सवाती साहब का मसला कितना सीरियस है सब लोगों को पता है। फिर सवाती साहब का मेरा ख्याल अगर लोग भूले नहीं है ज़मीर, तो वो यूएई के गालिबन वो शेख हैं जिनका 40 मिलियन दिरहम जो है या रियाल, वो जनाब उन्होंने किसी तरीके से उनसे धोखे से लिए हैं, जिसमें हमारे एक जर्नलिस्ट का भी नाम आता है, हम उसका नाम नहीं लेते, छोड़ें। लेकिन बहरहाल आपके सवाल है, वो कहते हैं कि जस्टिस साहब को अपील किया कि जी देखें मेरे साथ आपके एक वजीर ने धोखा किया, मैं पाकिस्तान में आना चाहता हूँ, मेरी बात सुने। मेरा ख्याल है ये भी एक एम्बेरसमेंट है। और फिर ठीक है, आप कहा जाता है जी कैबिनेट से आपने रिज़ाइन कर दिया सवाती साहब, लेकिन सवाल यह है कि भी 62F जिसकी सुंदस आप बात कर रही हैं, आप उसकी उसमें आते हैं। एसेट बियॉन्ड मीन्स आज सारा वक्त ज़मीर अपने पूछते रहे उनसे जजेस हजरात कि बताएं आपने असासे कैसे बनाए। ज़मीर इस मुल्क में कोई बंदा बताने के लिए तैयार नहीं, और आप फाइनली फिर नवाशी साहब वाला जवाब आता है, आपको क्या तकलीफ है, बनाए नहीं बनाए, जो करना कर लो साडा।
अब देखें ना, अब अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में लोग सवाल पूछ रहे हैं, हुकूमत सवाल पूछ रही है कि जी आपने गलत तरीक़ों से, इलीगल मीन से, मनी लॉन्ड्रिंग से, टैक्स एवेजन से पैसा बचाया, बनाया, आपने लोगों का हक मारा, जिस तरीके से लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। अगर ये सवालात उठाए जा रहे हैं, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात हो रही है, हुकूमत पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी किस तरीके से होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए, कौन लोग हैं कौन, हुकूमत का फिक्सेशन एक बात पे ठीक है, और कामों में तवज्जो शायद नहीं है, एहतसाब के वाले से बड़ा स्ट्रांगली महसूस करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अपने वज़रा की कारकर्दगी को जांचने की ज़मीर बड़ी सख्त ज़रूरत है, अपने वज़रा से पूछा जाए। मुझे याद है इमरान खान साहब ने कहा था जी हर 3 महीने बाद मैं 100 डेज के बाद जो है आपकी कारकर्दगी, सिर्फ कारकर्दगी ही नहीं, यहाँ पर कारकर्दगी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि कारकर्दगी तो चले वो तो कुछ मंथ्स में जांची जाती है, लेकिन रोज के जो बयानात हैं या जो आप अल्फाज का चुनाव करें, जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी पार्टी की, दैट आई थिंक सो इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। क्यों ज़मीर साहब आप अग्री करेंगे कि नहीं? और दूसरा मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस ने आज जो है स्वाति साहब ये भी पूछा है कि स्वाति साहब आपकी एंट्री अमेरिका में बंद है कि नहीं, एंड ही सेड कि मैं भी एक नॉर्मल शहरी की तरह जो है वो अप्लाई करता हूं। उन्होंने कहा कि जी मैंने कर दी, लेकिन हमें तो कुछ और कहानी भी पता थी इससे रिलेटेड। उनके खिलाफ वहां पे कोई केसेस बने थे और उसके बाद मतलब वो भाग आए थे और वहां से वो जो मामला थे, तो मतलब अब वो नहीं जा सकते, वो अभी नहीं जा सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि जी मैं अप्लाई करूंगा और मैं जाऊंगा, लेकिन दैट इज इररिलेवेंट। गैस स्टेशन उनके बड़े थे। मुझे नहीं, अब मैं थोड़ा सा जरा फयाजुल हसन चौहान साहब की तरफ वो जो गुफ्तगू हुई, और चाम साहब मतलब अक्सर पूछते होते हैं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, और अब उनके वजीर ये हैं, तो मतलब थोड़ा सा शर्मिंदगी हमें भी होती है, वो हमें शर्म दिलाते हैं, और हमें वाकई शर्मिंदगी होती है कि अगर एक डिसेंट क्वेश्चन हो और उसका इस किस्म का जवाब आए एक वजीर से, सूबाई वजीर से, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाब देना। तो मैं एक यहाँ पे एक मतलब लगता है कि खबर देता जाऊँ आपको कि पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से जो मामला जो बहुत कहते हैं कि गो स्लो हुए हैं, बहुत आहिस्ता, कोई ब्यूरोक्रेट काम करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास इतलात ये हैं ज़राए के हवाले से कि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास 2-3 ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं, जिनको बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत, पंजाब की हुकूमत की तरफ से मैसेज दिया गया कि भाईजान आप आ जाएं, वापस आके काम करें और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अब वो क्योंकि वहां पे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो डर के, खासतौर पे आहा चीमा जैसा वाकया हुआ, ये जो आहा चीमा और फिर वो बाकायदा फवाद हसन फवाद और फिर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और भी कि जी इनकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, इंटेरोगेशंस होंगी, तो वो कुछ अरसा ये इंटरिम सेटअप से पहले ही अपने आप को डिस्टेंस करके किसी और डिपार्टमेंट में छुट्टियां ले गए या फिर किसी और डिपार्टमेंट में चले गए, दूर चले गए पंजाब हुकूमत से। अब बाकायदा, और उनमें बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे जिनको बाकायदा तौर पर बुलाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भाईजान आप वापस आएं। एक साहब हैं जो वो नेशनल वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन वाला जो नेफटेक डिपार्टमेंट है उसमें चले गए थे, उनको वहां से उनको वापस बुलाने की बात की जा रही है कि आप वापस आ जाएं। तो इस किस्म की, तो अब चाम साहब ये मामला यहाँ इस नहज तक पहुंच चुके हैं जो आप मुझसे पूछ रहे थे। मत भूलें कि चीफ जस्टिस साहब ने कल क्या कहा था, मैं वही पंजाब में निकम्मापने की इंतहा हो चुकी है ना। बात है कि निकम्मापने की इंतहा तो तब होनी है ना कि जब चीफ मिनिस्टर साहब डिसीजंस ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स फाइनल कर रहे हैं कि इन पे काम होना चाहिए, तो ब्यूरोक्रेसी अगर डरी हुई है और वो काम नहीं कर रही तो ये मसाइल बनते हैं ना। ये बात करना कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो डरी हुई है, वो किससे, एहतसाब के अमल से डरी हुई है या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो वो जो है, मतलब ये तो कोई बात ना हुई कि अगर वो कह रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, कारकर्दगी होगी, तो आप छुप के बैठ जाएंगे। होता क्या है, सुंदर होता क्या होता यह है कि जब एक गवर्नमेंट आती है ना, उसका एक इंप्रेशन बन जाता है कि भाईजान इन्होंने जितने लोगों ने साबिक पंजाब हुकूमत के साथ काम किया, खासतौर पर वजीर आला साबिक वो क्या खादमे आला शहबाज शरीफ के साथ काम किया, वो सब ये समझ बैठे थे कि जी हम सबको पकड़ा जाएगा और हमसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी। हालांकि ऐसा नहीं था, वो एक इंप्रेशन ऐसा बढ़ गया कि आहा चीमा वाला केस, हालांकि वो उससे पहले, इस हुकूमत के आने से पहले से मामला चल रहे थे। वो 56 कंपनियों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, वो साफ पानी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठाया हुआ था, और बहुत सारे मामला जो हैं वो पहले से चल रहे थे। उसकी वजह से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने आप को पंजाब हुकूमत से डिस्टेंस करके चले गए। उन्होंने कहा नहीं, अब उनको ये वापस कहा जा रहा है कि भाई आप कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं और यकीनन हम आपकी सलाहियतों को मानते हैं, आप वापस आए, आके काम करें। तो उनको रिपैट्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव ले रहा है उस पे काम आगे बढ़ सके। मतलब आप कह रहे हैं डायरेक्शन जो है वो चीफ मिनिस्टर ने दी। एहतशाम
इमरान साहब आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, कल हमारा जो है वक्त खत्म हो गया था, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी कि जब परफॉर्मेंस की बात होती है तो ठीक है वक्त बहुत कम अभी गुजरा है, हम लोग गेज नहीं कर सकते, लेकिन जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो तो ले डाउन हो जाते हैं, डायरेक्शन बिल्डिंग जो है वो हो जाती है। अभी तक आपको लगता है कि कोई डायरेक्शन एटलीस्ट दे दी गई है कि ये हम अचीव करेंगे? देखिए, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ज़मीर सुंदर लोग, गवर्नमेंट में लोग नाराज़ भी होते हैं कि जी आप ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे सवाल इस वक्त जो उठाया जा रहा है ना, इन एक्शन की बात होती है। अब बहुत सारे हवालों से टॉप लेवल पे डिस्कशन हो जाती हैं, फिर नीचे हम देखते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नज़र नहीं आ रहा होता। अब पंजाब बड़ा सूबा है, हम कहते हैं 60% से ज़्यादा है, असल पाकिस्तान ही है। हर हफ्ते इतवार को चीफ जस्टिस साहब वहाँ जाते हैं, 17 तारीख को उन्होंने रिटायर होना। आपने देखा कि जिस तरीके से जाके हेल्थ के शोबे में, तालीम, बाकी जगहों पर परसों उन्होंने, आप देख लें कि जिस तरीके से भरमी का इजहार किया था जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर है पंजाब की, उन बहुत डिसेंट खातून है, बहुत अच्छी खातून है, सब होने के बावजूद। इसी तरह आप देख लें कि ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो। देखिए ज़मीर, इस सब मसला ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, उनके साथ हो क्या रहा है। अभी आप देख लें, आज चीमा हो, फवाद हसन फाद हो, आप देनादारी की बात माननी पड़ेगी ना, 7-7, 8-8 महीने हो गए हैं, अभी तक उनके खिलाफ रेफरेंसेस बनने की बात हो रही है। अब फाइनली पिछले दिनों खबर आई थी कि जी 15 रेफरेंस बन रहे हैं और वो भेजे जाएंगे। भाई भेजे नहीं जा रहे, इतनी देर क्यों लग जाती है? अगर आप वाकई समझते हैं कि एक तो ये वजह है कि लोग डरे हुए हैं कि जी इतना अरसा बंदा जाता है, पूछने वाला कोई नहीं। वो सऊदी अरब में तो हमने सुना है कि बंदा शुरता पकड़ के ले जाता है वहाँ पे, जब तक वो वापस नहीं आता केस ही नहीं खुलता। भाई हमारे यहाँ तो आप देख लें, जमहूरियत है, रियासत है, आज़ादी ख्याल है, वाइब्रेंट हमारी आप जुडिशरी है, अदारे आज़ादी से काम कर रहे हैं, मतलब जमहूरियत बढ़ रही है आगे। इन हालात में अगर ये किसी को फिक्र पड़ जाए कि जी मैं अगर कोई काम करूँगा और पकड़ा जाऊँगा, जवाबदेही मेरे से ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है आज भी ना सिर्फ पंजाब में, बाकी सूबों में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी आज सब जगह लोग आप देखें खामोश होकर बैठे आया, उसने कहा यार कोई फाइल नहीं हिल रही फेडरल गवर्नमेंट में। देखें, उसने कहा कोई फाइल नहीं हिल रही, कोई काम नहीं हो रहा, इतने लोगों की पेमेंट्स, इतने लोगों के पेमेंट्स बाहर स्टक हैं जो वापस आनी है, उस हवाले से भी मामला रुके हुए हैं। तो यकीनन सवालात तो हैं, तो सोल्यूशन इसका देखें, मेरी बात सुने, सोल्यूशन जो अभी तक है, बात यह है कि ये आज खुद जो है ब्यूरोक्रेसी डर के बैठ गई। हालांकि इस तरह की गवर्नमेंट ने, अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि जो पहले ही आते इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि आप अगर काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन बिला वजह एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया, खासतौर पे उस वक्त जब आहद चीमा साहब को अरेस्ट किया। तो अगर आपको याद हो, चंद एक ब्यूरोक्रेट्स, जिनमें कोई 18-20 ब्यूरोक्रेट्स ने वहां पे जनाब एक मीटिंग कॉल कर ली। ओहो, ये तो जी ब्यूरोक्रेट्स के पीछे पड़ गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ ये हो जाएगा, हम काम करना छोड़ देंगे। देखिए, उससे काम करना बंद कर दिया, उससे नुकसान किसका हुआ? ज़मीर साहब, मैं इधर ऐड करना चाहूंगी कि नॉट जस्ट दैट, आई रिमेंबर कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को एड्रेस करते हुए कहा कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, अगर कोई आगे पीछे कुछ हुआ है, डरने की कोई बात नहीं, आप सामने आइए, आप बताइए, मुझे पे स्केल्स भी पता है, आपको एड किया जाएगा। देखिए, आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखें ज़मीर, परसेप्शन जो है ना, हम हमेशा कहते हैं रियलिटी परसेप्शन ही होता है, बाद में कुछ निकलता रहे। अब इस वक्त जो है ना, लोग डरे क्यों हैं? उसकी बुनियादी वजह यही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में शायद भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ था, उससे पहले याह्या खान के ज़माने में हुआ था, 302 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ केसेस बने थे, लोग डर गए थे, ठीक है ना। फिर या मैं देखता हूँ कि ब्यूरोक्रेट डरे थे किस मोहम्मद खान जुनेजो के ज़माने में, ज़ियाउल-हक की गवर्नमेंट थी, वो बंदा बड़ा शरीफ आदमी था, उसने वो 1300 सीसी में से निकाल के 1000 सीसी लेकिन उसने क्या किया था ज़मीर, उसने जिसको कहते हैं इज्जत नफ्स पे किसी पे हमला नहीं हुआ था। ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको पता। सुने, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, देखे ना, अभी फवाद हसन फाद है, आहद चीमा है, इस तरह कुछ और लोग हैं, 14-15 लोगों का नाम आ रहा है जो निचली सतह पे भी लोग हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कसूर नहीं किया, उन्होंने डेफिनेटली कसूर किया होगा। यही वजह है कि आज जो बैठे हैं, सवाल इस वक्त यह है कि भी ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को अनअर्थ करें आप। नैब का प्रोसेस इतना बेहसन होना चाहिए, तेजी से आगे जाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, यहाँ से करेंगे। और बात वही है कि अगर तो एहतसाब के अमल से डर के कोई बैठ जाए और अपनी ड्यूटीज ना करे, इट इज डेट्रीमेंटल फॉर द कंट्री। सामने आके अपना काम, अपनी ड्यूटी हर किसी को करनी चाहिए, एंड ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी की तरफ ही ये बात जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अगले
मामले पे आ जाते हैं, जो मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जो है इम्पोर्टेंट मसला जो चल रहा है वो डैम्स का मसला है। और इसके अंदर मोहम्मद डैम का जो इस वक्त इशू चला है, इसके अंदर भी एहतशाम से बड़ी अफसोस की बात है, कोई भी नेक नियति का काम होता है जिसका इनिशिएटिव इसमें तो चीफ जस्टिस ने खुद भी लिया है, ही इज सो ग्रेवली इन्वॉल्व्ड इन दिस, और इसका भी जो है मुतनाज़ हो गया अमल। अब प्रॉपर्ली बिडिंग क्यों नहीं कराई जाती, ये इसके अंदर भी अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है, मिनिस्टर का नाम भी आ रहा है, ये क्या कहानी है और इसको आगे किस तरह जो है लेके चला जाएगा? देखिए सुंदर, बड़ी अफसोस वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये मोहम्मद डैम बनाने की बात की थी, और मानना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस साहब का बड़ा, जिसको कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा किस्म का कदम था, और एक वाकई दिल से उन्होंने काम किया था कि जिस तरह बिजली और पानी का एक बड़ा शदीद पाकिस्तान को एक बुरान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई आपने 2 बड़े डैम बनाए, मंगला और तरबेला, उसके बाद कोई डैम नहीं बना। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ आपका कालाबाग डैम, फिर उसके बाद आप देख लें गिलगित बल्चिस्तान वाला, वो भी वहीं पे पड़ा हुआ, अभी तक रीसेटलमेंट के इश्यूज जो है ना वो ठीक नहीं हो रहे। तो इस हवाले से मोहम्मद डैम के बारे में कहा जाता था कि जी इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इस पर लोकल और फॉरेन जो जितने कंसल्टेंट हैं या एक्सपर्टीज़ हैं उन्होंने सब ने कहा कि जी बेहतरीन है, इसमें दोनों बिजली भी और पानी के हवाले से भी पाकिस्तान की मुश्किलात, अगरचे कहा जा रहा है कि जी इसमें 5 साल लगेंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं 10-12 साल इसमें लगेंगे। अहम सवाल यह है कि सिंगल बिडिंग के ऊपर ये फैसला हुआ था। नेस्पाक एक पाकिस्तानी अदारा है और पावर डिवीजन के अंडर काम कर रहा होता है। 2 कंपनियां जो थी इसमें, सिविक इंटरनेशनल। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने का। सर बताइएगा, ये एक बहुत नेक नियति का काम था और इसका अमल भी जो है वो मुतनाज़ हो गया है, इसके अंदर डेस्कॉन का नाम भी आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये बिडिंग के प्रोसीजर को क्यों प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया? जी थैंक यू। देखें, इस तरह के सवाल काफी दिनों से उठ रहे हैं जी। लेकिन मैं जितने भी लोग ये सवाल उठाते हैं मैं उनसे 2-3 बातें बुनियादी करता हूँ। जी सर। सबसे पहली बात यह है कि देखें, जो काम भी इस लेवल पे होता है इट हैज टू बी विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बुनियादी बात यह है कि जितना प्रोसेस हमने एवेल्युएशन का किया या इसको रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर एक कंसल्टेंट ग्रुप ने किया, ईच एंड एवरी एक्ट हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस टू द पेपर रूल। मैं सबसे पहले आपको एक बड़ी ऑफ स्पोकन मिसलीडिंग स्टेटमेंट आती है सिंगल बिडिंग के बारे में। जी। देखिए, जो बिडिंग प्रोसेस हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक प्रोसेस है जिसको ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहा जाता है, बिल्कुल, और दूसरा प्रोसेस होता है जिसको अल्टरनेट मेथड कहते हैं, और हुर्फ आम में जिसको सिंगल बिडिंग कहा जाता है। पहली बात आप ये याद रखें कि वाबडा ने आज तक कभी भी सिंगल बिडिंग प्रोसेस को अडेयर नहीं किया, क्योंकि आपको उसमें शफाफियत कम होती है। सिवाय एक दफा के 2003-4 में गोमल जैम जो बनाया गया था फाटा के इलाके में, उस वक्त के हालात के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी शायद काम करने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो एक लोकल कंपनी को काम सिंगल बिडिंग में दिया गया था। जी। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं फर्क सिंगल बिडिंग में और ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में क्या होता है। ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए 2-3 प्रीरेक्विजिट फीचर्स ये होते हैं कि सबसे पहले इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और वेबसाइट्स के ऊपर पेपरा की भी और वाबडा की, जो कि किया गया था। दूसरा इसका एंगल ये होता है कि जब हमने ये किया तो कम बेश 23 कंपनीज हैं जिन्होंने इसके डॉक्यूमेंट खरीदे, जब RFP जिसे कहते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल, दैट वाज इन नवंबर 2017। जी। उसके बाद कम बेश 10 कंपनीज के लोग ऐसे थे जिन्होंने साइट को विजिट किया मोहम्मद को जाके, और फाइनली जो जून 2018 में 5 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने 2 सेपरेट जेबी बनाए, एक तरफ 3 कंपनीज थी, एक तरफ 2 कंपनीज थे। अब जो इस ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं, उसमें एक प्रोसेस ये होता है कि आप सिंगल स्टेज 1 एनवेलप लेते हैं, और एक प्रोसेस वो है जिसमें सिंगल स्टेज 2 एनवेलप्स होते हैं, जहाँ पे आप क्वालिटी को भी इंश्योर करते हैं और टाइम भी उसमें काफी बचता है। जी। तो वाबडा ने अडॉप्ट किया ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग अलॉन्ग विद सिंगल स्टेज 2 एनवेलपमेंट प्रोसेस, जिसका ये होता है कि आप पहले उनकी टेक्निकल बिड्स खोलते हैं, और उसमें से जो कंपनी जो जेवी टेक्निकली रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर होते हैं,
सिर्फ उनकी फाइनेंशियल बिड को खोला जाता है। जल साहब, ये बड़ा खूबसूरत तरीके से 2 चैनल पे आपका नुक्ता ना बड़ी अच्छी तरह से मैंने देखा, बहुत अच्छी तरीके से आ गया। लेकिन एक सवाल लोग कर रहे हैं, आई हेट टू इंटरप्ट यू, कि ये सिंगल बिडिंग थी, अगर एक दफा और बिडिंग करवा लेते तो शायद ये कंट्रोवर्सी ना होती। देखिए वो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर जो साहब इस सवाल पे उठाते हैं, वो एक प्री क्वालिफिकेशन एक तरीका होता है कि अगर आप प्री क्वालिफिकेशन पे जाते हैं और प्री क्वालिफिकेशन में अगर एक कंपनी रह जाए, उसमें अगर वो कंपनी रह जाए तो फिर आपको जाना पड़ता है सिंगल बिडिंग में। जब आप पोस्ट क्वालिफिकेशन पे आते हैं तो पेपरा के रूल आपको क्लियरली ये कहते हैं कि आपने, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 कंपनियां आई है, अगर जिस कंपनी को नॉन रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर हो गया है, वी कैन नॉट ओपन देयर एनवेलप एज पर द रूल। दूसरी बात ये देखिए, पेपरा रूल तो इस हद तक जाते हैं कि अगर आपने ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे गए हैं और अगर किसी वजह से सिर्फ एक कंपनी या एक जेबी उस पे अप्लाई करता है, you can still go ahead with the process on rule. We have not done that. Please try to understand. अगर आप रूल 36 पेपरा का खोल के पढ़ लें तो बड़ा क्लियरली उसमें ये बात लिखी हुई होगी। और फरमाइए, एनी अदर क्वेश्चन? इसमें लेटेस्ट जो आ गई है जनरल साहब, वो आज की इतलात आप तक पहुंच गई होंगी। कल तक मेरा ख्याल है, इससे पहले शायद आपने इसको एनकाउंटर नहीं किया, जो आज खालिद मुस्तफ़ा की खबर है द न्यूज़ में, कि 2 कंपनियां डिजाइनिंग में जो इन्वॉल्व थी, सिमिक इंटरनेशनल और एस, वो दोनों को कहते हैं 2007 और 2008 सितंबर में वो ब्लैक लिस्ट थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और फिर ये भी कहा गया कि जी इंडिया में इराक में इन दोनों का काम 6 महीने इंडिया में और 30 माह जो है ना वो इराक में इन कंपनियों का काम बंद रहा। तो लोगों का ख्याल है कि जी ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ जो है उनको क्यों शामिल किया गया डिज़ाइनिंग के वाले से? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। देखें, मैं कल भी एक चैनल पे बताया था कि कुछ ऐसी है जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्चुअल तजज़िये या कानून पे बेस करना होता है। ये डिजाइनिंग की जो कंपनियां हैं, 2012 में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और 2012 से लेके 2015 तक उन्होंने 85% अपना काम मुकम्मल किया और बिकॉज ऑफ सम लिटिगेशन प्रोसेसेस, नॉन पेमेंट ऑफ द फंड्स, 2015 में उनका काम सस्पेंड हो गया। उसके बाद 2015 से 17 तक उन्होंने इसका डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन मुकम्मल किया, 17 में मुकम्मल किया। अब देखें, 2 बातें कानून में आपको बताऊं कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस हैं वो बाइंडिंग होती हैं किसी भी कंपनी पे। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज अगर आप किसी वक्त देखना चाहेंगे, इसकी जो 2.6 क्लॉज है, हर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस होती है, बड़ा क्लियरली कहती है कि दोनों जो इसमें पार्टीज हैं, एम्प्लॉयर है या कंपनी है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्कोप ऑफ वर्क या वेरिएशंस को डिसाइड करना चाहते हैं, अगर दोनों इस पे जॉइंटली एग्री करेंगे तो दे कैन डू दैट। अब व्हाट हैपेंड वाज कि 2017 में जब इसका डिजाइन मुकम्मल हो गया तो वापडा के पास 2 ऑप्शन थे। इजीएस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ये था कि आप स्कोप ऑफ वर्क में आप उनको बिड एवेल्युएशन का काम उसी कंपनी को दे दें जिन्होंने इसका डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन बनाया है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप उनको निकाल देते, खत्म करते काम को और आप एक और बिडिंग प्रोसेस में जाते। और आमतौर पर हमारे मुल्क में अच्छा सब 5 से 6 महीने लगते हैं बिडिंग प्रोसेस को मुकम्मल होने में। करेक्ट। तीसरी बात यह है कि इनकी जो हमारे पास जो कंपनी पाकिस्तान में काम करती है तो हमें बड़े क्लियर उसमें पीसी की प्रोविजंस और पेपरा रूल के मुताबिक काम करते हैं। मैं समझता हूँ 2012, 13, 14, 15 में जब ये कंपनी यहाँ काम कर रही थी, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था, वो सब पाकिस्तान में काम करने के लिए उनके किसी किस्म की बंदिश नहीं थी। तो इनको जो थोड़ा सा काम दिया गया फॉर द बिड एवेल्युएशन, देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट एंड दैट इज एग्जैक्टली एज पर द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस। जी जनरल साहब, एक बात बताइएगा, क्योंकि ये तो बड़ी टेक्निकल सी लैंग्वेजेस हैं, जो सवालात उठ रहे हैं वो यही हैं कि जी एक सिटिंग एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रजाक दाऊद साहब की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, रिगार्डलेस के उसमें टेक्निकलिटीज क्या हैं क्या नहीं है। बात ये पूछने की है कि ये क्या उनके इस ओहदे लेने के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ या पहले इससे ये मामला चल रहे थे या पहले उनकी बिड जो है रिजेक्ट हो चुकी थी लेकिन अब मिल चुकी है? ये जरा आप आसान सादा अल्फाज में अगर समझाएंगे तो रजाक दाऊद साहब के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है वो शायद जरा हमें क्लैरिटी आए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सर जो बात है। जी मैं बताऊँ, अच्छा भाई, ये बड़ा अच्छी सवाल पूछा आपने। मुझसे परसों जब सवाल पूछे गए थे तो मैंने एक आम जबान में ये कहा था कि देखिए इसके 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू जिसकी चेयरमैन वापडा आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 3 है। इसकी लीगैलिटी, इसकी टेक्निकलिटी और इसकी फाइनेंशियल करेक्टनेस, इन तीनों की वो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो दूसरा एंगल आप बात कर रहे हैं मोरालिटी का, पॉलिटिकल का, टू बी ऑनेस्ट आई हैव
nothing to offer on that. That is up to Razak Daud himself. लेकिन इसके टाइम स्केड्यूल ऐसे हैं कि जब इसकी RFP हमने फ्लोट की थी, यानी कि बिडिंग की, वो हमने नवंबर 17 में की थी और इसकी बिड्स हमें रिसीव हुई थी जून 18 में, और जून 18 से लेके दिसंबर 18 तक के टाइम में इसकी एवेल्युएशन की, और वो एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट जॉइंट वेंचर ने किया जिसमें स्नैक है, नेस्पाक है, एसी है, जिसके बारे में अभी आप बात कर चुके हैं। नथिंग टू ऑफर ऑन द पॉलिटिकल थिंग। जनरल साहब, जून 2000 फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑन द करेक्टनेस एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस। बिल्कुल सही। जनरल साहब, जून 2018 से पहले क्या इसी प्रोजेक्ट के लिए कोई बिड्स आई थी जिसमें डेस्कॉन को रिजेक्ट किया गया था? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर, मैं आपसे लास्ट जो है वो बात पूछना चाहूंगी कि जितने भी इस तरह के सवालात फिर उठाए जा रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है या सिंगल आउट किया गया है या किसी को फेवर दी गई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है आप कह रहे हैं वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उसको हम साइड पे रख लेते हैं, या ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज उनको डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आप कह रहे हैं कि दिस इज ऑल इन लाइन विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और इसमें कोई भी जो है दो राय नहीं है। इसमें सर एक लफ्ज और भी ऐड कर दूं जल साहब, वो भी जवाब दे दें। ये डॉक्टर फरक सलीम साहब जो कह रहे हैं कि जी बार बार उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि जी जब वो चाइना गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो रज़ाक दाऊद साहब ने खास तौर पे इस कंपनी के हेड से मुलाकात करवाई थी, तो इन सो मेनी वर्ड लोग कह रहे हैं पहले से मुनव्वर किया गया था। देखिए श्याम भाई, मैं जो बात मुझसे पूछ रही है, आई कैन गारंटी यू दैट आई नेवर हैड एनी प्रेशर फ्रॉम एनीबॉडी, और मैं तो ना प्रेशर लेता हूँ ना प्रेशर लेने का वाला इंसान हूँ। मैं आपको ये बात एग्जैक्टली आई कैन पुट यू ऑन माय वर्ड्स कि देयर हैज बीन नो प्रेशर एट ऑल ऑन मी फॉर व्हाट टू एनीबॉडी, वी प्योरली बैंड बाय द रूल्स, एंड आई हैव नो डाउट जितने लोग इससे बातचीत करते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं सब लोगों से कहता हूं कि आप रूल के मुताबिक बात करें, और उन रूल में अगर कोई मिस कोटिंग है तो यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉन एवरी स्टेप। रीजन है देखें, इस टाइम को रुके हुए कम से कम 40 से 45 साल हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और मुझे किसी पे शक नहीं है कि लोग क्यों इससे बातचीत करते हैं, लेकिन मैं वाकई समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि पिछले 45 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी लिटिगेशन होती है, कभी कोई प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस होते हैं, कभी लैंड्स के इशू होते हैं। एक्सक्यूज मी, अब ये देखिए कि मोमन दुनिया में पहला डैम बनने जा रहा है जहाँ पे आज से 4 साल पहले वहाँ मिलिटेंसी की जंग लगी हुई थी, और अब वहाँ इसको बनाते हैं वक्त सबसे लीड रोल वहाँ के लोकल लोग ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का में कंप्लीट पैट्रोनेज है, लीगल गवर्नमेंट इज फुली कमिटी ऑन टू दिस वन, एंड लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड सर, मेरी टीम ने पिछले 24 महीनों में दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट को रीअलाइन किया है। अब हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि इसको इंशाल्लाह विल स्टार्ट वेरी सून। चलिए सर, लास्ट सवाल का जवाब दे दें इससे हटके सर कि ये सर्दियों में लोड शेडिंग क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? श्याम भाई, आई वंडर यू नो कि वापदा का रोल तो ये लोड शेडिंग से काफी डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कुछ इनके कनेक्टर्स जो हैं फॉल्ट में वहाँ इशू होते हैं, एंड दूसरा मस्ट बी बिकॉज ऑफ द लोड मैनेजमेंट पॉलिसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वो दूसरी मिनिस्ट्री करती है, तो आप उनसे जरूर सवाल। थैंक यू सो मच साहब, आपने हमें टाइम दिया। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है। व्हाट वी गेट फ्रॉम द डिस्कशन अभी तक जो हमें सर ने बहुत लोकेंटली बात समझाई है वो यही है कि एलिगेशंस जितनी भी हैं, जो भी बात हो रही है, मुतनाज़ा अमल जो है ज्यादातर बेसलेस हैं। इस पे हम भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अभी बात हमारी हो रही थी वाबरा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन साहब से। उन्होंने बहुत इलोक्वेंटली प्रोसीजर हमें समझाया भी। उन्होंने कहा कि जितनी भी ये एलिगेशंस है, जो बातचीत हो रही है वो तो होती रहती है, लेकिन हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए और ट्रांसपेरेंसी से जो है ये बात आगे बढ़ी है, मामला आगे बढ़े। एहतशाम साहब मुझे बताएं, वो कहते हैं देयर इज स्मोक देयर इज फायर, तो ये जो अब बात की जा रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, स्पेशली रज़ाक दाऊद साहब के बारे में, ये बात कहाँ से उठी है फिर अगर कुछ भी ऐसा प्रोसीजर के अलावा नहीं हुआ है तो? देखिए सुंदर, दयानतदारी की बात तो यह है कि ठीक है वो रिज़ाइन कर चुके हैं अपनी कंपनी से, उनके साहबजादे CEO और MD बन गए हैं, दोनों साहबजादे। उससे उन्होंने कता तलकी का ऐलान कर दिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल मालिक तो है अपनी जगह पे। देखिए अब हमारे मुल्क में कंट्रोवर्सी फैलाना या आगे चलाना तो इसमें कहते हैं कोई एंड नहीं है। अब टेक्निकल इशूज़ में हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट कुछ हुआ हो, लेकिन अहम सवाल यह है कि भाई इस मुल्क में कोई डैम नहीं बनेगा। इटीज़ का डैम देखें, कालाबाग डैम 450 मेगावाट 4,000 मेगावाट $5 बिलियन वर्ल्ड बैंक दे के कह रहा था कर लें,
वो आज तक हमने नहीं किया, जिसके बारे में नेशनल इंटरनेशनल सारी स्टडीज कहती थी सबसे अच्छा डैम है। दयामिर बादशाह आप देख लें 15 साल से वो उसमें रोना पड़ा हुआ है। 22 से 25 बिलियन रुपया जो है ना रीसेटलमेंट में 6-6 दफ़ा लोग आप ज़मीनों को पैसा लोगों को खा चुके हैं। भाई अब ये बन गया है, इसमें अगर थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर टेक्निकली कोई चीज़ फॉलो नहीं हुई तो इसको भूलना चाहिए, आगे टाइम को जाना चाहिए। और 5 साल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ दो चीजें देखो ज़मीर, टेक्निकली तो मैं कहता हूं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात यह है कि उनको पीछे रिजाइन कर देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। उनके बड़े करीबी दोस्त जो मेरे भी दोस्त हैं वो कहते हैं मैंने उनको मशवरा दिया कि आप पीछे हट जाएं, लेकिन सवाल यह है कि वजारत छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल इस कंपनी को अब नए सिरे से कोई बिडिंग प्रोसेस या कुछ और नहीं होना चाहिए। बाकी ये ऑल फेयरनेस से चीज़ें ठीक हुई हैं। 5 साल में अगर ये एक ज़बरदस्त फुटिंग पे ये डैम बनता है, हमारी 2025 कहते हैं डेडलाइन आ रही है कि पानी बिल्कुल खुदा ना खास्ता ख़त्म होगा, तो उससे पहले ऐसी हो हम इसी कंट्रोवर्सी में पड़े रहें कि जी बनेगा नहीं बनेगा और ये सियासत का शिकार रहें, इससे हमें बचना चाहिए। ज़मीर साहब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस मैंने इतना ही कहना था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात इन्होंने सामने कर दी बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ। आपसे मेरा एक और सवाल है, पंजाब की गवर्नेंस की जब भी बात होती है, स्पेशली आपने अभी जो है ये बात कर दी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो डरी हुई है, और ये बात जो है मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अगर तो ये बात की जा रही है कि अब बिल्कुल साफ शफाफ जो अमल होना चाहिए, जिसने भी अपने काम करना है वो प्रॉपरली कर। इस पे अलीम खान ने जो है वो कुछ कहा है पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट की मीटिंग हेड करते हुए, वो अगर आप हमें बता दें, वीडियो हमारी इस वक्त तैयार नहीं है, अगर ज़मीर साहब आप ही बता दीजिए, ट्वीट हम साथ साथ बता रहे हैं। वो देखें एक ट्वीट भी उन्होंने किया है अलीम खान, सुना दें आप क्या आया जा सकेगा कि उसकी साउंड नहीं जा सकेगी, वो हम साथ साथ जो है बिल्कुल बता दे रहे हैं। ये जो है उसने कहा कि अगर सफाई ना हुई तो किसी और नौकरी का बंदोबस्त कर लें। ये वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसकी मीटिंग चेयर कर रहे हैं, पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की। और उन्होंने कहा कि मुझे 44 के 44 जोनल ऑफिसर्स भी निकालने पड़े तो निकालूंगा, लेकिन मुझे काम चाहिए जिसके दिमाग में कोई खलल है वो निकाल दे। काम होता है करें, नहीं होता इस्तीफा दें। मैंने बहुत आप लोगों से प्यार से समझाया। अब्दुल अलीम खान की वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान को वार्निंग। अब ये देखें बात जो है ये हमने दिखा भी दी, लेकिन मैं वाज़े तौर पर ये चांसो मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ विल, लेकिन लोग वो डरे हुए। जिस तरह मैंने कहा ना कि कुछ ऑफिसर्स को रिपैट्रिएट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि वापस आ जाएं और आके काम करें, और वो जानते हैं कि वो काम कर सकते हैं। आपको एतराज है? बिकॉज़ आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। नहीं, मैं देखिए मैं ये कह रहा हूं कि वो जो इल्जाम आ रहा है ना पंजाब हुकूमत के ऊपर कि जी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसकी वीडियो अगर आप सुने कि देयर इज अ विल टू डू। बात यह है कि अगर ब्यूरोक्रेसी अगर जरा सहमी हुई, डरी हुई और किसी चीज में हाथ नहीं डाल रही, तो उनको अब ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि भाईजान आप काम करें। देखिए ये जो आज गुफ्तगू की है ना, बड़ा वाज़े तौर पे लग रहा है कि लोग डरे हुए हैं। अब मुझे बताएं कि जो इतने बड़े लेवल पे लोग ऑफिसर जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं, तो क्या वजह है? उन्होंने हड़ताल तो नहीं की। इसमें पीटीआई के लोगों का जो गवर्नमेंट है उसका तो कसूर नहीं है, जो इलेक्टेड लोग हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि आपके अदारे में अगर ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे या गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे, तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। अब सारे के सारे उस वजह पे सर 1 मिनट हमारे पास रहता है, तो अगर हम क्विकली रैप करें कि आपको क्या लगता है कि ये डर ही है? एक तो डर है, दूसरा मेरा ख्याल है रवैयों में तब्दीली चाहिए दोनों तरफ। सर क्या तब्दीली? सर अब सख्ती से काम ना ले तो किस तरह ले? वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया प्यार, बहुत कर लिया प्यार। को भी काम करना चाहिए, लेकिन काम लेना भी तो एक बहुत बड़ा आर्ट है ना ज़मीर। वो सियासी लोगों को आता है कि नहीं आता है। वैसे आइंदा भी हम बात करते हैं क्विकली। सुंदर से आजम स्वाति के हवाले से जो हमारे पास इत्तलात हैं कि कल रात बैरिस्टर जो मिर्जा शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने कहा था कि उनको हटाए जाने का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। अच्छा। अब आज जो चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया है कि उनकी वेबसाइट पे भी अभी तक मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे उनका नाम है। दिस इज बिग टाइम क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारी इत्तलात ये हैं कि उनका नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने कर दिया हुआ है। लेकिन आज सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम, और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं दिनों में कर दिया गया था जब चीफ जस्टिस साहब ने ये क्वेश्चन उठाया था कि वेदर, और आज जो 62(1)(f की बात हो रही है, ये तलवार तभी उनके सर से हट सकती थी अगर उनका रेजिग्नेशन यहां पे देर कर दी है। डैमेज हैज बीन डन। ज़मीर अब फायदा क्या है? पब्लिक क्यों नहीं हुआ, ये बात जो है हमें नहीं पता है। टाइम हमारा जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।